हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आज मैं आप सबके लिए डबल टैक्सेशन की वीडियो है। किसकी? डबल टैक्सेशन की, जैसा मैंने आपको बताया था। इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे, सब कुछ देखेंगे क्यों, क्या है, कैसे है। और पिछले 4 अटेम्प्ट, पिछले 4 अटेम्प्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आए। और जो बच्चा एग्जाम से आने के बाद कहता है कि सर ये क्वेश्चन बहुत कठिन था, मेरे से एग्जाम में हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया आज हम देखेंगे, बिल्कुल ब्रेकअप कर देंगे, सारी चीजें खोल के रख देंगे। ठीक है ना? आराम से करेंगे, मस्ती से पढ़ाई। टेंशन थोड़ी लेनी है। ठीक है ना? आओ चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये क्यों आया सर? ये चैप्टर आया क्यों, पहले ये बताओ। एक बंदा था, उसकी एक इनकम थी। ये कंट्री ए में भी टैक्स हो रही थी, कंट्री बी में भी टैक्स हो रही थी। उसने सरकार से कही, सरकार ये कोई बात हुई, आप मेरे को एक ही इनकम पे दो दो जगह टैक्स लगा रहे हो? सरकार ने कही नहीं नहीं, तुम सही कह रहे हो, ये तो गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। उसने कही, अब मैं दूसरी कंट्री में जाके फोन मिलाया सर, ट्रिंग ट्रिंग, हेलो ओबामा, ये तो गलत हो रहा है एसएससी के साथ। उसने कही चलो एक काम करते हैं, एग्रीमेंट बना लेते हैं जिससे कि सबको फायदा हो जाएगा। कैसा एग्रीमेंट? उसने कही या तो अगर ये दोनों जगह टैक्स पे कर दे तो उसको रिलीफ दे देगी, या ये एक ही जगह टैक्स भर दे, इसका काम खत्म करो यहाँ से। तो इस वजह से एक एग्रीमेंट बनाया गया जिसे कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। कि जो इनकम है जिसपे दो बार टैक्स लगा रहा है उससे बचाव करो, एसएससी को बचाओ उसे। इस वजह से आया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है सर। DTAA is necessary to avoid double taxation since in today's world business is not restricted to single territory and crosses all borders of the countries। मतलब हम एक से ज्यादा कंट्रीज के साथ अब आजकल धंधा चालू हो गया है, तो एसएससी इनकम, एक इनकम बार बार दूसरी जगह भी इनकम आ रही है, दूसरी कंट्रीज में भी। इस वजह से उसको बचाने के लिए डबल टैक्सेशन आया, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किए गए। Therefore, due to such business complexity, income can exist in more than one territory based on source rule and residence rule। ये मैंने आपको गार वाली वीडियो में बताया क्या होता है सारा, और उस वाली में इंटरप्रिटेशन ट्रीटीज वाली में भी, दोनों वीडियो देख लेना। और हाँ, याद से पीजीबीपी वाली देख लेना, याद से नहीं देखी हो तो किसी ने। और ये पीडीएफ का मिलेगी, टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। Hence to avoid an income getting doubly taxed, DTAA came into existence। मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बता दिया। चलो सर, अब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो बचाएंगे कैसे एसएससी को, ये तो बताओ। रिलीफ क्या मिलती है, कैसे बचाया जाएगा? देखो, दो तरीके की रिलीफ होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलीफ। कैसे? बायलैटरल रिलीफ, यूनिलैटरल रिलीफ। बायलैटरल रिलीफ का मतलब बाय, दो चीजों, दो कंट्रीज के बीच में। क्या होता है? दो कंट्रीज के बीच में ये क्या होता है? देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। जब कोई एग्रीमेंट होता है, DTAA का एग्रीमेंट होता है, तो उसे कहते हैं बायलैटरल रिलीफ। ये कौन से में आती है? 90 और 90 किस में आती है? 90 और 90A में। इसमें दो तरीके से रिलीफ मिलती है। कैसे? एग्जम्पशन मेथड एंड टैक्स क्रेडिट मेथड। क्या बोला मैंने? एग्जम्पशन मेथड, टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जम्पशन में क्या कराया जाता है? केवल टैक्स एक ही कंट्री में लगाया जाता है। किसमें? एक कंट्री में। और टैक्स क्रेडिट में दोनों कंट्री में टैक्स लगाया जाता है। फिर रेसिडेंस वाली कंट्री कहती है तुम लो रिलीफ ले लो जितना तुमने टैक्स पे किया है। कहती है रिलीफ ले लो जितना तुमने टैक्स पे किया है। तो होता है टैक्स क्रेडिट। मतलब नाम से पता चल रहा है क्रेडिट देंगे तुम्हें, पहले तुम पे करो उसके बाद हम क्रेडिट देंगे। पे एंड क्रेडिट, नाम से पता चल रहा है। एग्जम्पशन में एग्जम्प्ट कर दिया एक कंट्री को, एक ही कंट्री में पे कर दो, काम खत्म। ये होता है अपना बायलैटरल रिलीफ, जब दो कंट्रीज के बीच में होता है। किसमें होता है? दो कंट्रीज के बीच में। यूनिलैटरल, यूनिलैटरल नाम से पता चल रहा है केवल एक कंट्री होगी। कौन होगी? केवल एक कंट्री होगी कोई। सेक्शन 91, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, कंट्री और रेसिडेंस प्रोवाइड्स रिलीफ। कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं है इसमें। जब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो दूसरी कंट्री से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। रेसिडेंस वाली कहती है चल तू, मैं ही तेरे को रिलीफ दे देती हूँ। इस वजह से इसमें एक कंट्री को दिया जाता है। क्यों? दूसरी कंट्री से हमारा नाता ही नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो कैसे दोगे? इस वजह से केवल रेसिडेंस वाली देती है। अब आया अपना सेक्शन 90। सेक्शन 90 वाला कौन सा था? ये वाला देखो, बायलैटरल रिलीफ था ना। सेक्शन 90 एंड 90 वो वाला है। एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्री, मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट कौन सा सर? DTAA। DTAA अपना है। ठीक है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट एंटर इनटू एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, दोनों एक ही मतलब हुए। फॉर ग्रांटिंग रिलीफ, रिलीफ देना जो अपने पूरा ऊपर पड़ा। ऑन इनकम विच ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड इन बोथ द कंट्रीज एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया एंड इनकम टैक्स एक्ट इन दैट कंट्री। दूसरी कंट्री में तो उसी कंट्री के हिसाब से टैक्स लॉ चलेगा, हमारी में हमारा इनकम टैक्स एक्ट चलेगा 1961 वाला। बिल्कुल ठीक बात सर। फॉर नॉन क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, लाइन ध्यान से पढ़ना। For non-creation of opportunity, for non-taxation or reduced taxation by means of tax evasion or tax avoidance। मतलब क्या होता है? टैक्स evasion और tax avoidance में क्या होता है कि वो टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, कैसे भी टैक्स बच जाए। तो ये DTAA क्या कहता है? मैं ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं होने दूंगा जिससे कि टैक्स की चोरी हो, टैक्स बचे। समझ रहे हो? टैक्स evasion, टैक्स अवॉइडेंस को मैं होने ही नहीं दूंगा, DTAA कहता है।
ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट ही नहीं होने दूंगा। इंक्लूडिंग क्या, ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग क्या होता है सर, अभी बताता हूँ। थ्रू इनडायरेक्ट बेनिफिट टू रेसिडेंट्स ऑफ एनी अदर कंट्री। ट्रीटी शॉपिंग देखो, treaty shopping means it involves the attempt by a person to indirectly assess the benefits of a tax treaty between two jurisdiction without being a resident of one of those jurisdiction। मतलब एक पर्सन, एक रेसिडेंट इधर है, दूसरी के लिए एनआर हुआ, तो जब वो दूसरी वाले से फायदा उठाता है एनआर वाली कंट्री से, तो उसे कहते हैं टैक्स ट्रीटी की मदद से ट्रीटी शॉपिंग, जब वो बेनिफिट उठाता है। मैंने उसको गार वाली वीडियो में बहुत अच्छा डिस्कस करा है, आप देखना उसे गार वाली वीडियो को। और ये जो थ्योरी वाली है ना, उनको 1.5x पे देख लेना फटाफट, ठीक है ना, टाइम वेस्ट मत करना ज्यादा। फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, टू प्रिवेंट टैक्स एवेजन और टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है, डीटीडब्ल्यू इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने में मदद करता है। फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स, अगर कोई टैक्स की चोरी भी हो जाती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स एक्ट ऑफ दैट कंट्री, क्योंकि हमने लॉ में भी पढ़ा है कि हम इन्फॉर्मेशन मंगा लेते सर दूसरी वाली कंट्री से, वही वाला तरीके पे पैटर्न पे हमने इसमें बनाया है। बिल्कुल ठीक बात, समझ आ गया। ये सब थ्योरी था। अब आगे इसमें तो इस चैप्टर से प्रैक्टिकल आएगा, इसमें थ्योरी में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, आपको प्रैक्टिकल अच्छे से करा दूंगा, बिल्कुल आपको कभी गलत नहीं होगा इसके बाद। द प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट विल अप्लाई इफ दे आर बेनिफिशियल टू द असेसी। मतलब सर एग्रीमेंट हमने कर लिया डीटीडब्ल्यू वाला, एक इनकम टैक्स एक्ट वाला बिल चल रहा है। सपोज इनकम टैक्स एक्ट में रेट क्या दिया हमारे वाले कंट्री के 10%, और डीटीडब्ल्यू में उस कंट्री के साथ जो हमने डीटीडब्ल्यू एग्रीमेंट किया है उसमें लिखा है 12%। तो सर ये कैसा एग्रीमेंट है जो हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है, आप बताओ। 10 तो हमारी कंट्री खुद ही दे रही थी, आपने 12 करके क्या अच्छा कर दिया। तो ये कहेगा एग्रीमेंट जो बेनिफिशियल है वो दे दो, मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं, जो बेनिफिशियल तुम वो दे दो। सर 10% बेनिफिशियल लग रहा है मुझे, तो वही दूंगा मैं, तो वही दे दो। किसने मना करा तुमसे? देखो लॉ भी वही कहेगा। इफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया इज मोर बेनिफिशियल देन इट शैल अप्लाई। मैंने आपको बताया 10% लग जाएगा। The effect of such arrangement is that income is taxed only in one country, जो हमने ऊपर पढ़ा था। If income is taxed in both the countries, then tax paid in one country is allowed as deduction from the tax payable in another country। या तो एक कंट्री में टैक्स लगा देंगे इसकी वजह से, या दोनों में लग जाएगा, एक की जगह क्रेडिट दे देंगे, जो ऊपर पढ़ा हमने टैक्स एग्जम्पशन और टैक्स क्रेडिट मेथड, वही बात ये कहना चाह रहा है। चलो सर आगे चलो, एग्जाम्पल पढ़ा देता हूँ। If as per DTAA with foreign company or specified territory, the royalty is to be taxed at the 35%, ठीक है। Then it will be beneficial for SSE to apply section 115A, क्योंकि उसमें टैक्स रेट क्या है 10% of income tax at where royalty is taxed at the rate 10%, ठीक है। GAR shall apply even if such provisions are not beneficial to him। मैंने क्या बताया था, सबसे ऊपर कौन? GAR। सबसे ऊपर कौन? GAR। इनकम टैक्स एक्ट तो है ही है, GAR उससे भी ऊपर है, ठीक है सर, ठीक है। A non-resident to whom DTAA applies shall not be entitled to claim any relief unless a certificate of his residency is provided by him from his resident country। नॉन रेसिडेंट को रिलीफ तभी दी जाएगी जब वो अपना रेसिडेंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा दूसरी वाली कंट्री से। इसको क्या कहते हैं? टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। जब वो बाहर वाली कंट्री से हमें सर्टिफिकेट ला के देता है हमारी कंट्री में, तभी उसको रिलीफ मिलती है, ठीक है। टैक्स ऑन फॉरेन कंपनी एट द रेट 40%, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में फॉरेन कंपनी पे क्या रेट होता है 40%, और डोमेस्टिक वाली पे कितना होता है 30%। तो ये कहता है अगर डोमेस्टिक कंपनी का 30% है, फॉरेन कंपनी 40% है, तो ये नहीं माना जाएगा कि फॉरेन कंपनी का अगर रेट ज्यादा है तो वो अपना क्या है नॉट लेस फेवरेबल है, ऐसा नहीं माना जाएगा। क्यों? ये माना जाता है कि दोनों रेट्स इक्वल है लॉ के लिए, लेस फेवरेबल नहीं माना जाता, बढ़िया है दोनों रेट इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। The tax on foreign company at the rate 40% shall be regarded as not less favorable, मतलब सही है। In respect of the foreign company, not less favorable मतलब फेवरेबल होता तो दिक्कत हो जाती। 40% ये माना जाएगा कि दोनों इक्वल है, 30% 40% इक्वल है लॉ की आइज में। वैसे कैलकुलेशन में अलग होंगी लेकिन इंटरप्रिटेशन के लिए इक्वल है, कोई कम ज्यादा नहीं है भाई, उसमें कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं अपना, आप समझ गए ना वो चीज। अब मैं उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब नाप तोल नहीं हो सकता उसमें कोई। नॉट लेस फेवरेबल चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉरेन कंपनी दैट इज ऑन कंपैरिजन विद डोमेस्टिक कंपनी टैक्स एट द 30%, इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड लेस। दोनों बराबर माने जाएंगे। इफ द रेट्स ऑफ DTAA आर एप्लीकेबल देन सच रेट शैल नॉट बी इंक्रीज बाय सरचार्ज और एजुकेशन सेस। इस पॉइंट को याद कर लेना अच्छे से ध्यान में। एजुकेशन सेस ओनली रेट्स ऑफ इनकम टैक्स शैल बी इंक्रीज। जब हम DTAA के लिए टैक्स कैलकुलेशन के रेट निकालते हैं, जब हम इनकम टैक्स एक्ट इंडिया के हिसाब से निकालते हैं तो पूरा टैक्स निकालते हैं, उसमें एजुकेशन सेस भी जोड़ दो, सरचार्ज भी जोड़ दो अगर इनकम ज्यादा जा रही है, उसके बाद टैक्स निकालो, उसके बाद एवरेज रेट निकलता है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पहले टैक्स निकाल लो, सरचार्ज लगा दो, एजुकेशन सेस लगा दो, इंडिया, ये किसकी बात हो रही है? इंडिया।
फिर इसके बाद इस टैक्स की मदद से क्या निकलता है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। और जब DTAA का टैक्स रेट निकालते हैं हम, दो टैक्स रेट चाहिए होते हैं हमें, तो जब हम इसका निकालेंगे इसमें क्या करेंगे, एजुकेशन सेस ऐड नहीं होगा, सरचार्ज ऐड नहीं होगा, इसमें केवल जो फ्लैट रेट की अमाउंट जैसे 10% तो वो हो जाएगा नॉर्मल, उसमें हमें सब कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है। अभी एक क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, सेक्शन 90 है, वो कुछ भी नहीं, बहुत बेकार सा है। सेक्शन 90 दो पढ़े थे हमने, 90 और 98, 91 अपन ने उसका आ गया था, ठीक है। 90 एक्सटेंशन ऑफ रिलीफ ऑफ डबल टैक्सेशन टू स्पेसिफाइड एसोसिएशंस, ठीक है। एनी स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन इंडिया में एंटर इनटू एग्रीमेंट विद एनी स्पेसिफाइड एसोसिएशन इन स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया में कोई स्पेसिफाइड एसोसिएशन है उसके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं, सीधी सी बात। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक सच प्रोविजन एज मे बी नेसेसरी, ये कोई काम का सेक्शन नहीं है, इसे आप उड़ा सकते हो। Specified any institution, association or body which are incorporated or not in India or laws of that specified territory outside India, इसको छोड़ो, ये कोई काम का सेक्शन नहीं है आपके लिए। 91 देखो, 91 बहुत काम का सेक्शन है। यूनिलेटरल रिलीफ, इसके क्वेश्चन कम आते हैं, इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उन दोनों के कम आते हैं 1998 के। The following condition shall be satisfied, assessee should be resident होना चाहिए, ठीक है सर। इनकम एक्रूज और राइज टू हिम आउटसाइड इंडिया, बाहर कुछ होगी तभी DTAA लगेगा, बिल्कुल ठीक बात सर। इनकम इज नॉट डीम्ड टू एक्रू राइज इन इंडिया, इंडिया में तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि आउटसाइड होगा तो भी काम बनेगा। इनकम आउटसाइड इंडिया हैज बीन सब्जेक्टेड टू टैक्स, बाहर टैक्स लगा होगा उसके बाद रिलीफ की बात होगी, नहीं तो रिलीफ की बात भी नहीं होगी, बिल्कुल ठीक बात सर। इन द फॉरेन कंट्री इन द हैंड्स ऑफ एसएससी, तो एसएससी हैज पेड टैक्स ऑन द इनकम ऑफ आउटसाइड इंडिया, देखो सीधी सी बात है, बाहर इनकम होगी उस पर टैक्स पे किया हुआ, वो इनकम इंडिया में रेसिडेंट की वजह से टैक्सेबल हो जाती है, इस वजह से दिक्कत होती है टैक्स की, ठीक है ना, बाहर जो टैक्स पे कर दिया होता है उसकी, ठीक है सर। देयर इज नो एग्रीमेंट ऑफ DTAA बिटवीन इंडिया एंड द कंट्री वेयर इनकम हैज एक्रूड और राइजन, क्योंकि यूनिलेटरल रिलीफ में तो अपने पास एग्रीमेंट होता ही नहीं वैसे भी, ठीक है बात सर। ये देखो यहाँ पे लिख रहा है अपना यूनिलेटरल रिलीफ में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है सर। रेसिडेंस कंट्री अपने रिलीफ प्रोवाइड कर देती है अपनी इनकम पे, बिल्कुल ठीक बात सर। अब देखो ये चीज, ये आया अपना मेन, वेयर assessee pays tax in foreign country as well as in India on the same income, मतलब सेम इनकम क्या होगा, मतलब इससे डबली टैक्स इनकम, जो इनकम इंडिया में भी लग रहा है टैक्स उस पर बाहर भी लग रहा है टैक्स, तो वो कौन सी होगी, डबली टैक्स इनकम। देन सच assessee shall be entitled to deduct the lower of the following from tax payable in India on such doubly tax income, इसको मत पढ़ा, मैं ऐसे बताता हूँ। देखो पहले हमें क्या निकालना होता है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स दो तरीके होते हैं इसके टैक्स, एक तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स के बेसिस पे कर सकते हो तुम, तो भी आंसर सेम आएगा, मतलब एक टैक्स इंडिया, एक रेट इंडिया का आ जाएगा परसेंटेज में टैक्स रेट, एक तुम्हारा आ जाएगा दूसरी कंट्री का, सपोज कंट्री ए का परसेंटेज बेसिस पे। फिर जो डबली टैक्स इनकम आएगी इन दोनों में से जो रेट लोअर होगा उस पे उसको इस पे अप्लाई कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, रिलीफ। एक तरीका ये होता है अपना करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, दोनों का टैक्स निकाल लो, कंट्री ए का भी और इंडिया का भी, ठीक है ना, वही रेट लगा के, ये आ गया, इन दोनों को लोअर कर दो, बात तो वही है। अभी मैं दिखा दूंगा, टैक्स निकाल लिया तुमने ये दोनों का, फिर उसको इस पे लगा देंगे, किस पे, डबली टैक्स इनकम पे। देखो टैक्स ऑन सच इनकम इन इंडिया एंड इंडिया, ये कौन सा पार्ट है, सेकंड वाला पॉइंट करा रहा हूं मैं आपको पहले। टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया, टोटल टैक्स निकल गया इंडिया का, इनटू सच इनकम डिवाइडेड टोटल इनकम, ये क्या हो गया, एवरेज हो गया ना एवरेज। टैक्स ऑन टोटल इनकम इन इंडिया, इंडिया के टोटल टैक्स कितना, इनटू सच इनकम, कौन सी है सच इनकम, डबली टैक्स इनकम, डबली टैक्स इनकम आ गई डिवाइडेड टोटल इनकम, तो ये इसका परसेंटेज बन गया जो किस पे अप्लाई होगा, टैक्स पे। सच इनकम और टोटल इनकम क्या बन गया, परसेंटेज बन गया है, और वो किस पे अप्लाई होगा, टोटल टैक्स पे, बिल्कुल ठीक बात सर। टैक्स ऑन सच इनकम इन आउटसाइड इंडिया एट फॉरेन रेट्स, जो बाहर के रेट्स है, टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया इनटू सच डबली टैक्स इनकम डिवाइडेड टोटल इनकम असेस्ड आउटसाइड इंडिया। मैं आपको कहूंगा इस वाले मेथड को प्रेफर करना है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स वाले को। वो कैसे होता है सर, वो कैसे निकलता है, टैक्स ऑन टोटल इनकम ये आ गया, इतना पार्ट ये आ गया, इनटू 100 कर दो, ये क्या आएगा, टैक्स परसेंटेज निकल आएगी, बिल्कुल ठीक बात सर। ऐसे ही इसमें टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, टोटल इनकम असेस्ड आउटसाइड इंडिया, इसको इनटू 100 कर दो, तो ये आ जाएगी क्या, परसेंटेज ऑफ टैक्स बाहर की। इन दोनों में से जो लोअर है उसको डबली टैक्स इनकम पे लगा दो, सिंपल। उसमें इतना कंफ्यूजन करोगे, पहले ये कैलकुलेट वो कैलकुलेट, वो भी बहुत सिंपल है, टैक्स कैलकुलेट कर लो टोटल दोनों का, फिर परसेंटेज बना के बना दो, क्वेश्चन कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है सर। देखो, अ पर्सन हु इज रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर हैज एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान, कहां पे, पाकिस्तान, देशद्रोही, for which he has paid tax in Pakistan, then he shall be entitled to deduct from the following, सेम तरीके सेम पैटर्न पे, ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में पे किया है,
और टैक्स कैलकुलेटेड ऑफ सच इनकम एंड इंडियन रेट ऑफ टैक्स, इंडिया में कैलकुलेट कर लो, जो भी लोअर वही हम देते हैं, डीटीडब्ल्यू में तो लोअर के बेसिस पे। बिल्कुल ठीक बात सर, ये भी पॉइंट काम का नहीं था पाकिस्तान वाला। देखो फॉर्मेट ये रख लेना, ये इस तरीके से करोगे बिल्कुल सही होगा। देखो कैलकुलेट द टोटल इनकम इन इंडिया इफ इन्फॉर्मेशन इज गिवन, पहले टोटल इनकम निकाल ली, ठीक है सर। फिर टैक्स लायबिलिटी इन इंडिया निकाल ली, बिल्कुल ठीक बात सर, एज पर रेट से इंडियन टैक्स रेट दिए हुए हैं। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ टैक्स, पहले मैंने जो ऊपर तरीका आपको बता दिया 100 करके इनटू, ठीक है सर, ये वाला तरीका, ये देखो ये वाला पूरा तरीका ये आ गया इससे, ठीक है सर। फिर आएगा कैलकुलेट फॉरेन टैक्स रेट इफ गिवन, दिया होगा या तो परसेंटेज डायरेक्ट, इफ नहीं दिया तो हमने जो तरीका आपको बता दिया, टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया डिवाइडेड बाय टोटल इनकम आउटसाइड इंडिया, तो इससे परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है सर। ये अपना ये वाला पॉइंट भी आगे कवर हो गया, ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, सिलेक्ट लोअर ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से जो कम हो टैक्स रेट वो सिलेक्ट कर लो और डबली टैक्स इनकम पे लगा दो सिंपली। डबली टैक्स इनकम क्या होती है, जो दोनों जगह जो इनकम कॉमन हो, दोनों जगह जो इनकम कॉमन हो वो चीज, और वो किसकी लेंगे हम सर, रेसिडेंट की, क्योंकि रेसिडेंट रिलीफ प्रोवाइड करता है ना। जो इंडिया में जितनी इनकम है, सपोज 10 लाख के रेंट था, वो इंडिया में भी टैक्स था और कंट्री ए में भी टैक्स था, कंट्री ए में डॉलर्स में गिवन था सपोज, तो हम ये 10 लाख वाले पे रिलीफ देंगे, क्योंकि रेसिडेंट रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है तो अपने बेसिस पे प्रोवाइड करेगा, वो होता है डबली टैक्स्ड इनकम। इस पॉइंट को याद रखना, गलती करते हैं बच्चे। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। देखो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, मेरा कुछ होना चाहिए उधर उस घर में, उस देश में, उधर कुछ होना चाहिए हमारा। देखो आर्टिकल 5(2) ऑफ द कन्वेंशन, पीई इंक्लूड्स प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, माइन, ऑयल, गैस वेल, क्वेरी और एनी अदर प्लेस ऑफ एक्सटेंशन और नेचुरल रिसोर्स। कोई ऑफिस वगैरह कुछ होना चाहिए, जगह होनी चाहिए जहां पर तुम काम कर रहे हो। एज पर DTAA, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, कहां पे, इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए, ओनली इफ इट एज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया। DTAA क्या होता है, DTAA कहता है पीई होगी तो तुम्हारा टैक्सेबल होगा, क्या कहता है, पीई होगी तो तुम्हारा तब टैक्सेबल होगा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, किसके लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए और फॉरेन कंपनी के लिए। इसके लिए नॉन रेसिडेंट के लिए और फॉरेन कंपनी, एक नॉन रेसिडेंट आई XYZ इंक, उसके लिए इंडिया में टैक्सेबिलिटी कब आएगी, जब उसका पीई होगा। अब हम देखेंगे सेक्शन 9 क्या कहता है, एनआर टैक्सेशन का, बिजनेस कनेक्शन का। फिर इन दोनों की हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन देखेंगे, दोनों की मिला के क्या इंटरप्रिटेशन आती है, तब हम लॉ को फ्रेम करेंगे, ठीक है सर। There is only the case, this is only the case where there is DTAA, बिल्कुल सही बात, क्योंकि DTAA है तो ये चीज है, नहीं तो DTAA नहीं है तो पीई वाली बात ही खत्म हो, क्योंकि जब DTAA तब पीई वाली बात हो रही है, जब DTAA नहीं है तो इसको मतलब कौन सा लग जाएगा, सेक्शन 9 बिजनेस कनेक्शन, ये वाली चीज आएगी नहीं फिर तो पीई वाली बात, क्योंकि पीई वाली बात केवल DTAA में लिखी हुई है। सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो, समझ आ रहा है। द अबव रूल शैल अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस इनकम, केवल ये, क्योंकि ये सेक्शन 9 में कवर हो जाती है उसमें, रॉयल्टी, FTS और इंटरेस्ट, ठीक है सर। अब देखो ये इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरप्रिटेशन विद कंबाइनिंग सेक्शन 911 ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ठीक है सर। एज पर सेक्शन 911 एनी इनकम अराइजिंग टू अ नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी, किस पे लगता है, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी, फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है। बिजनेस कनेक्शन इज वेरी वाइडर देन वर्ड परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है सर। देखो अब ये दो चीज आएंगी, तो या तो DTAA होगा या DTAA नहीं होगा। DTAA है और पीई है, पीई है तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, क्योंकि मैंने बताया ऊपर आपको पीई होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, DTAA है तो। अगर DTAA है और कोई पीई नहीं है, कोई पीई नहीं है, टैक्सेबल भी नहीं होगा, टैक्सेबल भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट, इवन इफ देयर इज बिजनेस कनेक्शन, क्या बोला, DTAA है, ठीक है ना, पीई नहीं है सपोज, तो टैक्सेबल भी नहीं हुआ। इफ इवन इफ देयर बिजनेस कनेक्शन बट देयर इज नो पीई, और इसका बिजनेस कनेक्शन था लेकिन पीई नहीं था, तो क्या होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि बेसिक रूल क्या है, DTAA है तो इसमें क्या होता है, पीई होगा तो टैक्सेबल होगा, इसमें तो पीई नहीं था, बेसिक रिक्वायरमेंट, बिजनेस कनेक्शन का क्या करेंगे, इस वजह से। Even if there is business connection but there is no PE, then section 911 shall not apply since DTAA provides that income is not taxable in absence of PE. बेसिक कंडीशन है DTAA वाली, पहली कंडीशन वो फुलफिल होगी, उसके बाद हम बिजनेस कनेक्शन को चेक करेंगे। अब कोई DTAA नहीं था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर DTAA PE भी है, बिजनेस कनेक्शन भी है, तो टैक्सेबल हो जाए, तो बेसिक कंडीशन PE वाली फुलफिल हो रही है, ठीक है सर। इवन इफ देयर इज नो DTAA, तो DTAA नहीं है तो मतलब पीई वाली कंडीशन तो खत्म हो गई, अब केवल बिजनेस कनेक्शन वाली कंडीशन बची।
अब देखिए बिजनेस कनेक्शन है तो टैक्सेबल कर देंगे, बिजनेस कनेक्शन नहीं है तो टैक्सेबल नहीं रहेगा, सिंपल है ना। कोई दिक्कत है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, कोई भी दिक्कत है, इसके बाद हम क्वेश्चन चालू करेंगे। ध्यान से एकदम 4 क्वेश्चन देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इफ मोर देन वन फॉरेन कंट्री इज गिवन, वन फॉरेन कंट्री एक कंट्री से ज्यादा दियो, देन फॉरेन टैक्स रेट हैज टू बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच कंट्री। बिल्कुल ठीक बात, क्वेश्चन में दिया होता है इंडिया, कंट्री ए, कंट्री बी, अब निकालो रिलीफ। तो इंडिया का हम निकाल लेंगे, कंट्री ए का टैक्स निकालेंगे, टैक्स रेट निकालेंगे, कंट्री बी का टैक्स रेट निकालेंगे, तीनों की हम वो देखेंगे लोअर, इन दोनों में लोअर देखेंगे, फिर उसके बेसिस सॉल्व कर देंगे इंडिया के साथ और इन दोनों को लोअर, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक बात सर। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए इज नॉट अलाउ, ये इसमें काम आता है क्वेश्चंस में, ठीक है सर। अब हम पहले मई 23 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पास्ट एग्जाम्स में से, लास्ट में है मैंने ये डाला, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखो दोस्तों, मिस्टर अनिल तलपाड़े, एज क्या है पहले तो एज देख लो, 62 ईयर्स, ठीक है सर 62 ईयर्स। A resident individual furnishes the following particulars of income earned by him in India and in Brazil for the previous year 22-23. India does not have, क्या बोल रहा है, DTAA नहीं है, ठीक है सर DTAA नहीं है, तो मतलब कौन सा लगेगा, सेक्शन 91 की रिलीफ लगेगी, क्योंकि यूनिलेटरल हो जाएगा इस वजह से, ठीक है सर। पहले इंडिया डज नॉट हैव डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद ब्राजील, कोई एग्रीमेंट नहीं है। अभी नीचे हो रहा हो, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, जो क्वेश्चन में बोला केवल वही कैलकुलेट करना, अपनी मर्जी से सब कुछ कैलकुलेट मत करके आना। ऑफ मिस्टर अनिल तलपाड़े फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, अज्यूमिंग ही ऑप्ट्स, और ध्यान देना बच्चों 115 बीएससी ऑप्ट किया है, बिल्कुल ध्यान से दिमाग खोल के क्वेश्चन करना, अगर ये चीज ध्यान में नहीं रही पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए, एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा, पूरा गलत है फिर मतलब, ठीक है सर। कंप्लाइंग विद ऑल द नेसेसरी रूल, 6 मार्क्स क्वेश्चन है, दिसंबर 21 के पेपर में आया था, ठीक है सर। देखो सर, ग्रॉस सैलरी इन इंडिया, ठीक है 4.5 लाख दी हुई है। प्रोफेशनल इनकम रिसीव्ड इन कंट्री ब्राजील, ठीक है 5,80,000 की दी हुई है। डिविडेंड इनकम इन ब्राजील, बिल्कुल ठीक बात, 88,000 की दी हुई है। रेंट फ्रॉम हाउस सिचुएटेड इन ब्राजील, 1,80,000 की दी हुई है। इंटरेस्ट इनकम विद बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया की दी हुई 62,000 की, ठीक है। ये इंटरेस्ट जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इंडिया में जो होगी उसके लिए इंटरेस्ट दी हुई है, ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट पीपीएफ की दी हुई है, डिडक्शंस के लिए दिया हुआ है, ठीक है सर। अब देखो हम पहले निकालते हैं टोटल इनकम, देखो इनकम फ्रॉम सैलरीज आ जाएगा पहले से, ठीक है सर। हम कौन सा 115 बीएससी सॉल्व कर रहे हैं, 115 बीएससी को ध्यान में रखते हो, ठीक है सर। इनकम फ्रॉम सैलरीज आ गया पहला पॉइंट, ठीक है सर 4.5 लाख। क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी आपको 115 बीएससी, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, नहीं मिलती सर, नहीं मिलती, तो वो पॉइंट तो आएगा नहीं, ठीक है सर। अब आता है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हमने दूसरा हेड लिया रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये वाला पॉइंट, ये अपना ब्राजील वाला है, तो पहले हम इंडिया वाला कंप्यूट करेंगे। इंडिया वाले में क्या है, कुछ नहीं बता रखा, केवल हमें क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट दी हुई है। तो देखो एनुअल वैल्यू थी यहाँ पे, नेलोगी को कुछ पता ही नहीं था, जीएवी के लिए हमारे को डाटा ही नहीं दिया हुआ था। वो कौन से का था, ब्राजील वाले का, ध्यान देना ब्राजील के लिए मैंने गोला कर दिया पहले। और इंटरेस्ट इसमें मिलती नहीं 115 बीएससी में, क्या होता है इंटरेस्ट 115 बीएससी में मिलती नहीं, तो वो चीज भी नेल हो गई, तो इनकम ही नेल हो गई, ठीक है ना। अभी आएगी एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी इन ब्राजील, 2 घर थे, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला एक ब्राजील वाला, इससे क्या आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, कितनी आ रही है बताओ बच्चों, 1,80,000, ये रही, ये वाला पॉइंट आ गया 1,80,000, ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया सर, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी जो 24A की होती है 30%, ये तो मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती लेट आउट प्रॉपर्टी वाले में। 115 बीएससी में पढ़ लेना अच्छे से, 115 बीएससी आता है इसका कैलकुलेशन, तो ये माइनस हो गया, इसके बाद क्या आ गया 1,26,000, बिल्कुल ठीक है। पीजीबीपी की इनकम दी हुई थी अपने को 5,80,000, बिल्कुल ठीक बात सर, ये रहा, ये कवर्ड हो गया। ये यहाँ पे आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिविडेंड दी हुई थी, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडीआर 88,000, 62,000, ये देखो 88,000 और 62,000 कहाँ गया, ये रहा, ये भी कवर्ड हो गया सर, ये हो गया, 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 ये भी हो गया अपना, ये मिलेगी नहीं क्योंकि 115 बीएससी चल रहा है। अब आएगी अपनी डिडक्शंस की बात, देखो ये आ गया अपनी डिडक्शन 80सी, ये डिडक्शंस की बात करते हैं, तो 115 बीएससी में डिडक्शन मिलती है, बताओ मेरे को सर। न ये मिल जाती तो बात ही क्या होती, फिर तो हम पुराना वाले टैक्स रेट को भूल जाते, इसी को फॉलो करते, इस वजह से इसमें डिडक्शन मिलती ही नहीं है, तो ये हो गया नील। इनकम आ गई 13,06,000, ठीक है सर। टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी 115 बीएससी में, फटाफट बताओ। अप टू 2,50,000 कितना होता है, नील,
2,50,000 टू 5 लाख, अभी 5%, 12,500, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, ये आ गया सारा ऐसे एग्जीक्यूट कर लिया अपने 1,39,000। ये तो गोल्ड वाला पॉइंट मैं कह रहा था ना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो अपने इंडिया की कैलकुलेशन में हम लेते हैं, बाहर वाली में नहीं लेते, वाला पॉइंट ये तो ये रहा, ये वाला पॉइंट जो मैंने बॉक्स में डाल रखा है, आप इसको देख लेना, ये समझ आ जाएगा आपको। ये आ गया अपना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये पूरी आ गई अपनी 1,44,560 टोटल टैक्स। अब हम देखते हैं रिलीफ कैसे निकालती है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना है? 1,44,000 टैक्स इन इंडिया जो मैंने आपको बताया था, टोटल इनकम आ गई है, और इन 200 जो मैंने आपको बताया था 11.0689 आ गया। ब्राजील का हमारे को क्वेश्चन में गिवे नहीं था, नहीं तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं अपन इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे। डब्ल्यू टैक्स इनकम क्या कोई, ये पॉइंट है देखो, डब्ल्यू टैक्स इनकम जिस पे मैंने गोला मारा है क्वेश्चन में, ब्राजील वाली एक तो प्रोफेशनल इनकम आ गई, ठीक है सर, 5,80,000। एक अपनी हाउस प्रॉपर्टी वाली आ गई 1,26,000, बिल्कुल ठीक बात सर। एक अपनी आ गई कौन सी वाली है, डिविडेंड इनकम, एक आ गई डिविडेंड इनकम 88,000, देखो सर 5,80,000, 88,000, 1,26,000, 7,94,000, एज सिंपल एज डेट, बिल्कुल ठीक बात। अब इन दोनों का लोअर रेट क्या है, ये वाला लोअर इंडिया वाला, तो इस पे हम लोअर रेट अप्लाई कर देंगे, 87 आ गया। इसमें इसको माइनस कर दें, टैक्स पेबल नहीं कराया, बचा कुछ रिलीफ के बाद। ये आ गया अपना May 23 का क्वेश्चन, बताओ इसमें कोई दिक्कत थी क्या, कितना आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं November 22 के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। Mr. Ritesh, a resident individual aged 42 years, received the following sum during the previous year 22-23. Income from business in India दिया 4,85,000, कोई बात नहीं। रॉयल्टी फ्रॉम कंट्री एन दिया कितना 7,80,000 दिया, बिल्कुल ठीक बात सर। रेट्स ऑफ टैक्स इन कंट्री एंड 10% दिया हुआ, टैक्स डिडक्टेड कितने हुए 7,80,000। ये कौन सी की बात कर रहे हैं, कंट्री एन की, ठीक है सर। इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री वाई दिया डॉलर कितने दिया 9,500, ठीक है। इंटरेस्ट बिकम ड्यू ऑन 1/4/2022, ये इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैक्स डिडक्टेड ऑन 21 to 2023 $950, रेट ऑफ टैक्स कितना दिया 10%, ओके सर। एग्रीकल्चर इनकम कंट्री एम में कितनी दी है 1,09,000, ठीक है सर, ये भी दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, एज पर द DDAA बिटवीन कंट्री इंडिया एंड कंट्री एन द रॉयल्टी विल बी टैक्सेबल ओनली इन द सोर्स स्टेट, कहाँ पे मतलब कंट्री एन में, क्योंकि इंडिया तो रेसिडेंट है ना, इस वजह से, तो मतलब इंडिया में तुम्हारी रॉयल्टी टैक्सेबल नहीं है, ठीक है सर, DDAA कह रहा है ये बात। As per the DTAA between India and country Y, interest can be taxed in both the state and tax credit will be available in respect of tax payable in the resident state, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्री वाई के साथ हम ये वाली ट्रांजेक्शन हुई और ये वाली होगी कंट्री वाई वाली, ठीक है सर। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्प्ट इन कंट्री एम, इंडिया डज नॉट हैव DTAA विद कंट्री एम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, ठीक है सर। ये हमारे को क्या दिए हुए, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट दिए हुए हैं सारे, 31 मार्च का दिया हुआ है, 31 जनवरी का दिया हुआ है, 21 फरवरी का दिया हुआ है, 31 मार्च का दिया हुआ है, 1 जनवरी का दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल मिस्टर रितेश, एज्यूमिंग दैट ही डिड नॉट ऑप्ट, 115 BSc ऑप्ट किया ही नहीं है, ठीक है सर, नॉर्मल क्वेश्चन है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, देखो टोटल इनकम निकालते पहले। पीजीबीपी की क्या इनकम दी है, मैं कलर चेंज करूंगा आज। पीजीबीपी दिया हुआ कितना 4,85,000, ठीक है सर, ठीक है, 4,85,000 भी अपना यहाँ पे आ गया। अब आओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये दिया हुआ है अपने को। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या है अपने पास, रॉयल्टी, लेकिन क्या बोल रहा था, कंट्री एन में टैक्सेबल होगी, तो ये वाली तो आएगी नहीं, नेल आएगा इसकी जगह, क्योंकि बोल रहा था केवल दूसरी वाली कंट्री में टैक्सेबल होगी। रॉयल्टी फ्रॉम कंट्री एन इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि वो था अपने DTAA, बिल्कुल ठीक बात सर। ये भी आ गया अपना, ये पॉइंट कवर हो गया अपना, ये पॉइंट कवर हो गया अपना। इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री वाई 9,500 थी, बिल्कुल ठीक बात सर, इस पे टैक्स लग जाएगा 9,500 पे, क्योंकि ये दोनों जगह टैक्सेबल बोल रहा था, बाद में उसको एग्जेम्पशन प्रोवाइड करने की कह रहा था रेसिडेंट में। 9,500 into 80, ये कौन सा रेट लिया है सर, क्लोजिंग रेट लिया है, क्योंकि लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर क्लोजिंग रेट रूल 115 में लिखा हुआ है, ये वाला रेट 31 मार्च में, ये तो हमें पहले भी पता था, लास्ट डे का ही लेते हैं, ठीक है सर। क्लोजिंग रेट इधर मैं लिख देता हूँ, क्लोजिंग रेट बिल्कुल ठीक बात सर। ये आ गया 7,60,000। एग्रीकल्चर इनकम नॉट एग्जाम्प्ट इन इंडिया 1,09,000, तो ये तो हमें पता ही होता है,
8,69,000, 13,54,000। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट ही नहीं होती इंडिया में, चाहे उधर हो, उससे क्या मतलब है हमें। ठीक है सर। टैक्स लाइबिलिटी 13,54,000 कितनी आएगी, ये तो हमें पता है 30%, 3,54,000, 1,12,000 अप टू 10 लाख की हो गई। ठीक है सर। 2,18,000 ये हम सब कैलकुलेट कर लेंगे, इतना तो हमें पता है फटाफट फटाफट। डिडक्शन अंडर सेक्शन 91 कैसे निकलेगी, देखो ये देखो, एस पर डी टी डबल बिटवीन इंडिया एंड कंट्री, इस पर डी टी डबल है, एस पर डी टी डबल इसमें भी है। इंडिया डज नॉट हैव डी टी डबल विद कंट्री है। डी टी डबल जब नहीं है तो क्या लगेगा, सेक्शन नंबर 90, क्या लगेगा सेक्शन नंबर 90। बाकी में क्या लगेगा, कंट्री वाई और कंट्री एन के साथ क्या लगेगा 91, क्या लगेगा 91। अब ध्यान देना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तीन तीन कंट्रीज इन्वॉल्व हो रही है इसमें। पहले हम कंट्री एम की बात कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 91 में कंट्री एम की बात कर रहे हैं। सिंस केवल और कंट्री एम के साथ अपनी ट्रांजैक्शन क्या थी, एक ही ट्रांजैक्शन थी, कौन सी वाली, लास्ट वाली, ये वाली ट्रांजैक्शन थी केवल, और कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं। और इसमें भी बोल रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंडिया में टैक्स पे रहा है, कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 90, इसमें कौन सी बात करेगा, कंट्री एन और कंट्री वाई की, कंट्री एन कंट्री वाई की, ध्यान देना बिल्कुल। देखो सर, वर्किंग नोट निकालो, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया, टैक्स इन इंडिया का एवरेज, इंडिया का टैक्स रेट एवरेज कर दो। देखो हमने टैक्स निकाला था कितना, 2,27,448, वो इधर आ गया। इनकम निकाल ली 13,54,000, जो मैंने आपको बताया था पहले तरीके से, ये अपना आ गया 16.798%। ठीक है सर। टैक्स पेबल इन इंडिया ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम कंट्री वाई, कंट्री वाई की जो ये वाली थी, ये रही 7,60,000, ये आ जाएगी, क्योंकि ये क्या है, डबली टैक्स इनकम, क्या है, डबली टैक्सड, ये आ जाएगी अपनी, बिल्कुल ठीक बात सर, कंट्री वाई के साथ तो। ठीक है, 7,60,000 इंटू टैक्स रेट लगा देंगे, ये इतना टैक्स पेबल आ गया। टैक्स पेड इन कंट्री वाई कितना पे किया हमने, $950 था, विद 10% टीडीएस कट रहा था उधर। अब इनने इसमें दूसरा वाला फॉर्मेट अप्लाई किया है, जिसमें हम टैक्स निकाल देते पहले। देखो 9,500 था इंटू 10%, तो ये कितना आ गया 950, ये चीज 950 इंटू 78, ये रेट देखना। बीइंग कन्वर्जन रेट एज ऑन 31 जनवरी, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ इन विच टैक्स हैड बीन डिडक्टेड। टैक्स कब डिडक्ट हुआ था, 21/2/2023। तो ये कौन सा रूल कहता है, रूल 128। ध्यान में रखना, एक महीने पहले का लेते हैं लास्ट डे, ये चीज देखो, इस वजह से क्वेश्चन अच्छा है, नहीं तो कुछ दम नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो 950 इंटू 78, 74,100 आ रहा था। डिडक्शन बीइंग द लोअर ऑफ टैक्स पेड इन कंट्री वाई एंड टैक्स पेबल इन इंडिया, तो आगे कितना 74,100 इन दोनों को लोग। देखा बच्चों, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, बताओ। एक बार देख लो पूरा क्वेश्चन, एक बार अच्छे से 2 मिनट लगा के, मैं रुका हुआ हूँ, एक बार आप देख लो अच्छे से एक बार, देखो। सर आप एक बात बताना, आपने इधर वाई का भी बताया था, एन का भी बताया था, तो वाई की जो है कैलकुलेशन होगी, एन की क्यों नहीं ली, क्योंकि एन की केवल सोर्स स्टेट में हो रही थी, उसमें दोनों जगह हो ही नहीं रहा था। और इसमें कौन सा मेथड लग गया, टैक्स एग्जम्पशन मेथड। वो क्या बोलता है, दोनों में से किसी एक पे कर दो, जब दोनों में से किसी एक पे होगा तो डबल टैक्सेशन की बात ही नहीं आई। इस वजह से कंट्री एन को कंसीडर नहीं किया इसमें, केवल वाई वाले के लिए हमने कैलकुलेशन निकाली है। क्लैरिटी आई, क्वेश्चन में बोल दिया था कि केवल एक के लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसके लिए तो टैक्स एग्जम्पशन मेथड मिल गया एन के लिए, इस वजह से। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, आपको समझ आ जाएगा, मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया आपको एक बार, ये देखो यार, द रॉयल्टी विल बी टैक्सेबल ओनली इन द सोर्स स्टेट, केवल उधर, इस वजह से, क्योंकि टैक्स एग्जम्पशन मेथड तो पहले ही लग गया, तो डबल टैक्सेशन की क्या निकालेंगे कैलकुलेशन। ठीक है सर, ठीक है, ये कुछ ऐसा काम का नहीं है, आप एक बार पढ़ लें, रूल 1.28 को बता रहा है। अब आता है अपना दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो,
Mr. Chetan, an Indian citizen aged 51 years, left India on 1st April 2019 to settle in country by, ठीक है, but owing to some unavoidable circumstances, ठीक है, he returned back to India permanent, ठीक है, permanently established on 1 जून 2022, ठीक है. He has a residential property in country by, ठीक है, from which he earned an income of $25,000, ठीक है, for the year ended 31st March 2023, ठीक है. कंट्री वाई से कमा रहा है क्या? $25,000, ठीक है. He is eligible for basic exemption limit of $8,000 and no balance income. He paid income tax in country वाई, ठीक है. बच्चे कुछ पे भी किया 25,000 माइनस 8,000 17,000 पे कर दिए 20%, ठीक है सर. The tax paid was on 10th May 2023 from his bank account in India, ठीक है सर. ठीक है. His income from business in India is 5 lakh for the year ended 31st March 2023, ठीक है. PGBP की इनकम दी हुई है हमारे को. He also received dividend amounting to 1,25,000 from an Indian company, ठीक है. डिविडेंड मिली है. IUS की इनकम दी हुई है हमारे को. एंड इंटरेस्ट 11,500 on savings bank account with SBI, ये भी IUS की इनकम दी हुई है हमारे को. एक्सचेंज रेट दिए $1 के 1/4/2074, 31st March 2075, 10/5/2023 75.5, ध्यान देना. Compute the net tax liability of Mr. Chetan in India for the assessment year 23-24 on the assumption there is no deductible, मतलब सेक्शन 91 की रिलीफ देनी है. Assume that assessee does not opt for the provisions of 115 BSc, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है. Mr. Chetan is a resident in India for assessment year 23-24. कैसे? Since his stay in India for the previous year 22-23 is for 304 days, which exceed the minimum requirement of 182 days. सर 304 days कैसे हुआ? 22 से इसमें तो आ ही गया था वो ज्यादातर दिनों के लिए. देखो कब आया था मैं बताऊँ आपको, ये रहा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 जून 2022 को. अगर पता चल ही रहा है कितने अप्रैल का हट गया, मई का महीना हट गया, बाकी सब तो आ ही रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो पहले से अपना रेसिडेंट है, ठीक है सर. ऑल्सो स्टे इन इंडिया फॉर 1461 डेज, कितने पिछले 10 साल का में से देखते हैं हम, 7 साल का वाला 365 डेज इन each previous year 15-16 to 18-19 प्लस 1 लीप ईयर था 1 साल का. ड्यूरिंग द लास्ट 7 years विच एक्सीड द मिनिमम स्पेशल रिक्वायरमेंट, 730 दिन की रिक्वायरमेंट होती है सेक्शन 9 में, जो एनआर टैक्सेशन का जो हम करते हैं उसमें. बिल्कुल ठीक बात सर, तो वो भी क्रॉस हो गई अपनी. तो रेसिडेंट तो है ये तो पक्का पता चल गया हमें क्या है, रेसिडेंट तो ये है, ठीक है सर. ठीक है, ये वाला पॉइंट आ गया. ही इज अ रेसिडेंट ऑन एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 23-24. अकॉर्डिंगली हिज ग्लोबल इनकम वुड बी सब्जेक्टेड टू टैक्स. ये होते हैं जो भी एनआर अगर रेसिडेंट जो रेसिडेंट बन जाता है उसके लिए तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाती है. बिल्कुल ठीक बात सर. हाउएवर he would however be entitled for deduction under section 91 in respect to doubly taxed income. जो इनकम में डबल टैक्स लग रहा होगा उस पर हम रिलीज दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे, मना नहीं करेंगे उसको बेचारे को, ठीक है सर. अपने को रेंट कितना मिल रहा था? 25,000 का मिल रहा था. बिल्कुल ठीक बात सर, कोई दिक्कत नहीं है. पूरा 25,000 हमारे को मिल गया. 75 क्लोजिंग रेट ले लेंगे. एक्सचेंज रेट हमारा क्लोजिंग वाला हो गया, ठीक है. 18,75,000 एनएवी 30% की फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगी. 24 की ये आ गया 13,12,500. फिर आता है क्या? पीजीबीपी इनकम. इनकम दी 5 लाख की, ये दी ऊपर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ऊपर पड़ा है. और ये अपने को क्या दी हुई है? एक आईयूएस की इनकम दी हुई है. डिविडेंड को ग्रॉस अप कर दिया हमने 1,25,000 आफ्टर टीडीएस होगी 10%, इस वजह से हमने ग्रॉस अप कर दिया. ग्रॉस अप करने के लिए 1,25,000 कितने पे होगी? 90% पे. 90 से डिवाइड कर देंगे, अपने आप 100% पे इनकम पहुंच जाएगी. बिल्कुल ठीक बात सर. इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट 11,500, तो ये 153,89 1962 टोटल इनकम. टीटीए में ये मिल जाएगी 80 ये वाला, इस वजह से मैंने रेफरेंस लिखा था ऊपर 80 का. अब तो याद आ रहा है की पॉइंट्स में वाला 1952 आ गई कि अपने राउंड ऑफ कर दिया, इतना आ गया. अब देखो टैक्स पेबल में रिलीफ कैसे देंगे. टैक्स ऑन टोटल इनकम, देखो टोटल इनकम कितनी थी, ये वाली जो टोटल इनकम नहीं थी अपने ऊपर 1952,890. ये अपने टैक्स निकाल ली. टैक्स आप कैलकुलेट कर ही लोगे, ये कर लोगे, आपने को पता है 4,14,302 आ गया. अब देखो रिलीफ की बात, एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल दो 414,302. ये अपना टैक्स आया था, जो इनकम थी ये पूरी, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया. एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन कंट्री वाई, ये काम का देखो 25,000 बोल रहा था, ये देखो ऊपर लिख रहा है, ये रहा 25,000 में से बेसिक एग्जम्पशन मिल जाएगी 8,000. उसके बच्चे कुचे पे कितना 20% टैक्स लगेगा. तो देखो 25,000 था अपना, 8,000 हटाया, बच्चे कुचे पे कितना गया 20%, तो कितना है 3,400, ठीक है.
उस पर डिवाइड बाई टोटल इनकम कितनी थी इंटू 100 13.6%। लोअर रेट क्या है 13.6%। और इनकम अपनी डबली टैक्स कौन सी थी सर? डबली टैक्स इनकम कौन सी थी इसमें? देखो डबली टैक्स इनकम कौन सी थी? रेंटल इनकम। कहाँ गई रेंटल इनकम? ये रही। और रेसिडेंट हमारे को हमेशा रिलीफ प्रोवाइड करती है, इस वजह से रेसिडेंट वाली लेंगे, इंडिया वाली, जितनी इनकम इंडिया में हुई है उसके बेसिस पे। 13,12,500, इस पर 13.6% लगा दो, 1,78,500, ये हो गई अपनी रिलीफ। खत्म क्वेश्चन। ये अपन ने सारे May 22 के सारे क्वेश्चन कर लिए। आप एक बार पूरा चैप्टर गो थ्रू करना अच्छे से, मैंने सारा करा दिया आपको, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहो अच्छे से। बस 10 दिन की बात और है, जो कर गया सब हो गया, है ना। चलते रहो, बस भगवान का नाम लेते रहो। श्री कृष्ण ने कहा है कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल देने वाला तो मैं ही हूँ। बस उसी सोच को आगे बढ़ा के चलते रहो, सपने देखते रहो। बस आज जो भी करते हैं हम सब सपनों के लिए तो करते हैं अपने काम, और किसके लिए करते हैं आप खुद सोच के देखो। कभी आप सोचना मेरे को डिमोटिवेट हो रहा था, अपने मम्मी पापा का चेहरा सोचना, यार उनके लिए मेहनत करनी है, मेरे को चाहे कुछ हो जाए उनके लिए मेहनत करनी है। जिंदगी तो कर ही लेंगे, हमारी उम्र बढ़ रही तो उनकी भी तो उम्र बढ़ रही है। बच्चों कर लो, 10-15 दिन बचे, जान लगा दो। इस टाइम जो कर जाता है वही कर जाता है, बाकी जितना तुमने 5 महीने में किया, अगर अब आलस करते सब बेकार है बच्चों, सब बेकार, लिटरली में सब बेकार। सारी मेहनत बेकार चली जाती है अगर छोड़ देते हो तो इस वजह से पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, आलस नहीं दिखाना है, तरीके से काम करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो साफ बोल दो हम नहीं कर पाएंगे, करोगे तो सही से करेंगे, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ते रहो दोस्तों, ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करते हुए जाना। ओके दोस्तों, बाय, फिर मिलेंगे कल।